बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। दुनिया भर में आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस मुनासिबत से पाकिस्तान भर में भी जहाँ जहाँ प्रेस क्लब्स हैं वहाँ पर ज़ाहिर है इस दिन को मनाया जा रहा है। लेकिन इस दिन की अहमियत के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने मुझसे भी बात की और कुछ ज़ाहिर व्यूज़ लेने की कोशिश होती है। तो पाकिस्तान की सहाफ़त वैसी ही है जैसे हमारे यहाँ हम सब के अगर हम शख्सी तौर पर बात करें तो जहाँ जहाँ हमारी कोताहियाँ कमियाँ हैं वैसे ही बिल्कुल पाकिस्तान की सहाफ़त में भी कमी कोताही मौजूद है। और जबर की जुल्म की सहाफ़त जो है वो यहाँ पर हमने देखी भी है और पिछले अदवारों में देखते आए हैं। हमारे जो ज़ाहिर सीनियर्स हैं वो हमें बताते हैं कि यहाँ कोड़े भी खाए हैं, जेलें भी भुगती हैं। आज लोग ये बताते हैं कि अगर आप कुछ गलत सही अच्छा बुरा भला कह दें तो फिर उसके जितने भी रिपरकशंस हैं वो आपको बहरहाल भुगतने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सहाफ़त में एक बेहतर चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तान की सहाफ़त ने वक्त के साथ साथ ख़ुद को बेहतर अंदाज से न सिर्फ टेलीविज़न, अखबार, रेडियो बल्कि मैं समझती हूँ डिजिटल मीडिया पर भी अब किसी हद तक ख़ुद को रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो आज के इस दिन पर तमाम सहाफ़ी वो जो शहीद हुए उनको सलाम पेश करते हैं और जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं उनके लिए हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह करे कि वो बेहतर रास्ते के साथ आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की बेहतरी और बहाली के लिए जो काम कर सकते हैं वो करें। तो ये एक छोटा सा मैं चाह रही थी कि ज़रा ट्रिब्यूट पे कर दें फिर आगे कुछ बात करते हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान की सियासत पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मामलात हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे सामने आते हैं। अब पिछले दिनों से आप सुन रहे होंगे गंदम का मामला जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है और पता चल रहा है कि भाई जो निगरान हुकूमत थी उसने गलत तरीके से जो है वो टेंडर पास करने के लिए दे दिए या प्रिक्यूटमेंट का जो पूरा प्रोसेस था वो अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, इजाफी गंदम क्यों मंगा ली गई जब खुद मुल्क के अंदर इतनी बम्पर क्रॉप होनी थी तो फिर क्या जरूरत थी, सो ऑन एंड ऑन। ये मामला चल रहा है तो फिर लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ठीक है अगर आपने बाहर से भी मंगवा ली है गंदम और मुल्क में भी अच्छी पैदावार हो गई है तो आसानी करें ना, आटा सस्ता कर दे, रोटी सस्ती कर दे। तो अब ये जो सारे मामलात हैं इस पर एक अजीबो गरीब जो है खिचड़ी पक रही है। इधर सियासत की खिचड़ी क्या पक रही है, आधे सियासतदान, अगर कराची की मैं बात करूं गुज़िश्ता रोज़ JUIFA ने जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको इजाज़त नहीं दी थी, यहाँ बड़ा उन्होंने पंडाल सजाया और मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि भाई आप जो पूरा प्रोसेस है इंतखाबी अमल का उसको दोबारा दोहरा दें क्योंकि हालात हम हमारे काबू में नहीं रहेंगे, हम स्ट्रीट्स पर आने के लिए तैयार हैं। 9 मई जो ये मई का महीना है उसमें भी हमने देखा है कि 9 मई जो है वो अपनी एक ख़ास सिग्निफिकेंस रखता है। अब उसकी पहली बरसी कह सकती हूँ मैं, पहली एनिवर्सरी आने वाली है। जिस तरह से शोहदा के मोनूमेंट्स को के साथ उनकी बेहुरमती की गई तो वो भी लोगों को एक रिकॉल होनी है। लेकिन उसके साथ साथ PTI जो है वो एक जानिब कहती है मुज़ाकरात करने, एक तरफ कहती है नहीं करने, चेयरमैन कुछ कहते हैं, बानी कुछ कहते हैं और बाकी सारे लोग कुछ और कह रहे होते हैं। फिर एक सियासी जमात जो है उस बाकी सारी सियासी जमातों को भी मुझे लगता है कि उसका भी कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस सब पे बात करते हैं, जरा खोलते हैं इस सब्जेक्ट को, इस मामले को कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट आदमी है और माजी में भी काफ़ी हम देखते हैं कि वाइटल रोल प्ले करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान रहनुमा हैं इस्तेहकाम पार्टी से। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ हमारे साथ रखते हैं वाया स्काइप। थैंक यू वेरी मच फयाज साहब। फयाज साहब सवाल मेरे पास है लेकिन ज़ाहिर मैं ज़रा गंदम के मामले पर पहले आपसे थोड़ा इनपुट ले लूँ। आप इस मामले को क्या समझते हैं? गो के ज़ाहिर हुकूमत ने अभी एक कमेटी फॉर्म की है और अभी मुझे इत्तलात भी है कि वहाँ पर कुछ ज़ाहिर मीटिंग में तय भी होना है चीज़ों पर। आपको क्या लगता है कि निगरान हुकूमत की जानिब से किसी गफलत का मुजाहरा किया गया या फिर जैसे आपकी पिछली पार्टी PTI में हुआ था कि आपने सारी गंदम उठाकर जब इंपोर्ट कर दी तो पता चला कि भाई एक्सपोर्ट कर दी तो पता चला कि भाई अब तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं चीजें जो हैं उसका सही मैकेनिज्म तय करने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा, बात यह है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से वो चरागाह है जहाँ पर बैरूनी ममालिक और बैरूनी ताकतें भी आके जनाब अपने गंदे कपड़े भी धोती हैं और यहाँ पे जनाब घास चरती हैं। और पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्ले से लेके मरकज तक जगह जगह पे माफियाज हैं, कार्टल्स हैं, चीनी के, गंदम के, हर शोबा जिंदगी के। आप सैनिटरी वर्करों पे हाथ डालेंगे उनको कानून का पाबंद करने के, उनका माफिया है, उनकी यूनियन इकट्ठी हो जाएगी। आप सियासतदानों को, सहाफियों को, जजों को, वकीलों को जिस पे हाथ रखेंगे, मौलवियों पे हाथ रखेंगे, मौलवी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पर ये वाला कोई सिस्टम ही नहीं है कि किसी ने गलती की तो उसको कोई सजा भी मिले। अगर कोई सजा मिले ना तो फिर ये वाली हरकतें जो स्कैंडल्स आते हैं ना चीनी के और गंदम के और फ्रूट्स के दौरान, ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं,
सियासतदान इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सनतकार इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सरमायादार इन्वॉल्व होते हैं। ये राज्य के लूटमार करते हैं, गलत फैसले करते हैं, रियासत के ऊपर कर्जों का बोझ चढ़ाते हैं, अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ चढ़ाते हैं और खुद करोड़ों डॉलर लेके, डॉलर रुपया नहीं, करोड़ों डॉलर लेके पतली गली से किनारे हो जाते हैं। कोई जज, कोई अदलिया, कोई जुडिशरी उन पे हाथ नहीं डालती। तो जनाब ये सिस्टम है। अब देखें ना, आज से 3 महीने पहले पता भी है, एक अंधे को भी पता है, एक लूले को भी पता है, एक लंगड़े को भी पता है कि अप्रैल के महीने में गंदम की नई फसल आ रही है। बम्पर हो तब भी, बम्पर ना हो तब भी फसल आ रही है, अच्छा खासी गंदम। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तुम जनाब वहां से इंपोर्ट कर रहे हो। वो भाई इंपोर्ट तुमने कर ली, करने के बाद क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? मैं हुकूमतों में रहा हूं, हमने वजारतें चलाई हैं, हमें इस चीज की सेंस है कि क्या रियासत और हुकूमत को ये नहीं पता कि 3 महीने बाद पाकिस्तान के लाखों जो किसान हैं वो अपनी गंदम कहां पे लेके जाएंगे? सही बात लेकिन जनाब माफिया से ब्यूरोक्रेट साथ मिले हुए हैं, कोई सेक्रेटरी फूड है, कोई एडिशनल सेक्रेटरी है, कोई जनाब फ्लोर मिल ऑनर होगा, कोई सियासतदान होगा जिसकी अपनी फ्लोर मिले है, वो मिल के यार ये सारा कुछ होता है। लेकिन इन सब का इलाज किसके पास है? रूल ऑफ लॉ के पास है। और रूल ऑफ लॉ क्या है? आपकी प्रोसिक्यूशन और आपकी जुडिशरी सारे के सारे निकम्मे, नखट्टू, 138वें नंबर के ऊपर अदालती सिस्टम पाकिस्तान का। तो यहाँ पे फिर यही होगा भाई। लेकिन फयाज साहब, आप अच्छी बात कह रहे हैं ना। मैं इसमें एक चीज इजाफी मैं आपके बात से समझना चाह रही हूँ। आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत ने इस चीज को, ज़ाहिर जब टेबल पे ये सारी चीजें आई होंगी, प्रोसेस आया होगा, काबीना के अंदर डिस्कस हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि हवाई तौर पर उतर के सारी चीजें हो गई। अब जो कि मामला हो ही गया, आपने इंपोर्ट भी कर ली, इधर मुल्क में एक बम्पर क्रॉप भी हो गई है। आपको लगता है कि इसका फायदा आम लोगों को पहुंच जाना चाहिए? आटा सस्ता करें, रोटी सस्ती करें, किसान को जो आपने कमिट किया है पैसा वो उतारे, ताकि ये पूरा प्रोसेस, मतलब ये जिसे कहते हैं ना खींचातानी से बाहर निकले ना। हर चीज के अंदर कोई ना कोई सियासत आ जाती है हमारे यहाँ। अच्छा, इसका दूसरा पहलू भी ऐसा ना, मैं आपको बताऊं, दूसरा पहलू ये है, और वो पॉजिटिव पहलू है इसका। 70% किसान जो है ना पाकिस्तान के अंदर छोटे होते हैं, 1 एकड़ से लेके 8 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ तक। ठीक बात है। 70%। वो गंदम बेचते नहीं है, वो 70% अपनी साल की गंदम अपने लिए जमा करते हैं। ऐसे ही है। इशू है 30%। उस 30% में से भी पास्को और 1-2 अदारे हैं जिन्होंने हर हाल में अपनी एक जनाब स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदनी होती है, वो खरीदे। तो ये तकरीबन 20% जिम्मेदारों का मसला है, बड़े जिम्मेदार और जागीरदार। ये भी सुन लें, ये मैं दूसरा पहलू बता रहा हूं। पहला पहलू मैंने वो रखा, अब मैं दूसरा पहलू देख। जी। अब ये जो 20% बड़े जिम्मेदार और जागीरदार है ना, असल इशू अब इनका है। इन्होंने गंदम बेचनी होती है, उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन एक हवाले से देखा जाए तो आम पब्लिक के लिए फायदा है, गंदम सस्ती हो गई है मार्केट के अंदर। ऐसे ही है, मार्केट के अंदर गंदम सस्ती हो गई। आपका सवाल अच्छा है कि जब आपने ये चख मार ही ली, ये गले में ढोल बांध ही लिया मिसमैनेजमेंट का, आपने बदनामी का, करप्शन का, जो भी, लेकिन अब इस ढोल को सही तरीके से बजाओ तो सही। बिल्कुल ठीक बात। अब सही तरीके से बजाओ। दैट्स माय पॉइंट। ठीक बात है। अब इसमें से भी कोई फायदा निकालो। फायदा ये है कि शहरों के अंदर रहने वाली पाकिस्तान की 70% आवाम को आटा तो सस्ता दो। बिल्कुल ऐसी ही बात। और इंपॉर्टेंटली फयाज साहब, आपकी बात से मैं आगे एक और चीज कंटिन्यू करूं, फिर जरा सियासी मामलात पर आते हैं। ये गंदम है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने 3 दिन या 3 महीने या 6 महीने रखी तो खराब हो जाएगी। ये 3 साल तक चल सकती है और इस गंदम से आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, बजाय इसके कि कार्टर्स जो फयाज साहब बात कर रहे हैं, लोग जखीरा अंदोजी पर उतर आए और फिर एक वक्त आए कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ जाए। बेहतर है कि इस वक्त लोगों को रिलीफ दे दिया जाए। इस चैप्टर को यहाँ पर रोकते हैं फयाज साहब, जरा आगे बात कर लेते हैं। ये अभी हम मामला देख रहे हैं और मेरा ख्याल है आपने भी इसके बारे में सुना होगा। मुज़ाकरात करने हैं, फिर नहीं करने हैं, फिर किससे करने हैं और क्यों करने हैं, फिर पता चला नहीं भाई किसी से भी नहीं करने, सिर्फ उन्हीं से करने हैं। तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, हमें तो बिल्कुल बात नहीं करनी। और ये बात हो रही है पीटीआई की। अब ये बता दें मुझे कि आपको लगता है इन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, क्या पीटीआई के पास इतना रूम है वो बातचीत के लिए उसको टेबल पे लाया जाए? क्योंकि बाकी सारे लोग तो आमादा हैं, लेकिन जिस कॉरिडोर से बात होनी है वहां पे बिल्कुल सुन बटा सन्नाटा।
वो मेरी तरह के गरीब आदमी था, वो बैठा हुआ था अपने दोस्तों में, तो भड़क मारना शुरू हो गया कि मेरी जो है वो बादशाह की बेटी के साथ शादी फाइनल हो गई है 50%। दोस्तों ने कहा और तेरी ऐसी थी तैसी, तेरे जैसा निकम्मा, वेला, नखट्टू, नामराद, गरीब, मातड़, तेरी बादशाह की बेटी के साथ 50% कैसे शादी तय होगी। उससे कहा भाईजान बादशाह और उसकी बेटी तो राजी नहीं है पर मैं राजी हूँ, तो 50% तो हो गया ना। ठीक है। तो सर जी पीटीआई वालों का जो 50% तक जो मामलात है ना, वो है सोशल मीडिया के जरिए से अपने हद तक। अब यहाँ पर एक और बड़ी दिलचस्प बात सना मैं आपको बताऊं। ओके। बानी तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ महाजों के ऊपर लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ महाजों के ऊपर। कौन कौन से महाज हैं? तरला महाज, मिनते महाज, माफी महाज, ठोड़ी पकड़ महाज, डट के खड़ा है कप्तान महाज, अकड़ वाली महाज, मैना मानू वाला महाज, टेलीग्राफ वाले आर्टिकल वाला महाज, ये कई महाज है। कभी आपके थोड़ी जनाब क्या कहते हैं वो आपकी पांव पकड़ने वाला महाज है, कहीं पे गिरबान पकड़ने वाला महाज है। अब इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको एक जाती राय दूं। जी प्लीज। जाती राय यह है कि इनको दो महाजों में से एक महाज चुनना पड़ेगा। दुरुस्त है। या नकदा कोका के ऊपर जनाब आप बातचीत करें तो या मेरी तौबा उसके ऊपर करें। अगर आप कहेंगे नहीं नकदा कोका के ऊपर करेंगे तो हाल कोई नहीं निकलेगा। ओके। हाँ, मेरी तौबा वाला जो आप महाज है ना कि अपनी तौबा करें, तौबा ताइब हो, अपनी गलती माने, 9 मई के वैसे तो महीना भी वही है ना जिसमें तौबा ताइब कबूल होने के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। चलें आप इसी महीने में तौबा ताइब कर रहे हैं। माद लाडले ने सना साहिबा ये माद लाडले ने ये कहते ने कि इज्जत भी रवे, चमड़ी भी ना जाए और दमड़ी भी ना जाए। तो ऐसे नहीं एक चीज तो जानी है, ठीक हो या चमड़ी जानी है या दमड़ी जानी है। ठीक बात। दमड़ी तो काफी हद तक जा ही चुकी है और चमड़ी का भी मामला कुछ सही है नहीं जो खबरें आई थी। खैर बहरहाल चलें इसको साइड पे रखें, इस डिबेट को किसी और रोज करेंगे। लेकिन अब ज़ाहिर फैज़ल हुसैन चौहान साहब, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आपसे बात करने से पहले मैंने लोगों से ज़ाहिर आपके बारे में पता चल जाता है लोगों को कि आप आज टेलीविजन पर जलवा अफरोज हो रहे हैं, तो लोगों ने फिर सवाल भी भेजने होते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है इस्तेहकाम पार्टी की, वो जरा पूछ ली जाए फयाजुल हसन चौहान साहब से कि बाकी सारे लोगों का तो रौला पड़ा हुआ है, आगे के तो किसी का कोई हाल ही नहीं ना पीटीआई का कोई हाल है, फिर हम हुकूमत पे भी आ जाते हैं अभी, लेकिन खुद आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है और उसकी क्या पोजीशन है और अभी तक उसकी क्या डिलीवरी है कि अपनी पार्टी ही की सतह पर, हुकूमती सतह पर नहीं, कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं, पार्टी सतह पर क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? देखिए पार्टी 2 महीने पहले इलेक्शन से 2 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई, उसको इंतखाबी निशान मिला। 2 महीने की उम्र और 2 महीने की कैंपेन के साथ 5 सीटें कौमी असम्बली, 5 सीटें सूबाई असम्बली पंजाब के अंदर, ये है हमारा रिजल्ट। इसका कंपैरिजन अगर आप उसी तहरीक इंसाफ के साथ करना चाहें कि जो तहरीक इंसाफ इस वक्त दावेदार है कि वो दुनिया की सबसे पॉपुलर पार्टी है, उसका कंपैरिजन करें तो 1997 में पहला इलेक्शन लड़ा था तहरीक इंसाफ ने, और बानी तहरीक इंसाफ उस वक्त पाकिस्तान के माने जाने गिरदाने और पहचाने जाने वाले हीरो थे। लेकिन पहले इलेक्शन के अंदर चारों सीटें कौमी असम्बली की बानी चेयरमैन की जनाब जमानतें जब्त हुई और हर एमएनए एमपी के कैंडिडेट की जमानतें जब्त हो गई। ठीक बात। फिर दूसरा इलेक्शन आया 2002 में, उसमें एक सीट मुश्किल से मियां वाली की जीती आपके बानी तहरीक इंसाफ ने, 3 सीटों पर जमानतें जब्त और हर एमएनए एमपी की जमानतें जब्त। अगर तो ये कंपैरिजन आप इनके साथ करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि भाईजान हमारी कारकर्दगी तो बहुत बेहतर है। अच्छा। हम तो जनाब 9 मई के वाकयात के बाद एक नफरत का माहौल लेकर आए, मजबूरी के आलम में पीटीआई में से निकले, पॉपुलर भी नहीं थे, आवाम के अंदर मुखालफत थी, मुखासमत थी, सोशल मीडिया के जरिए से आलमी ताकतें और बैरूनी ताकतों का एक सपोर्ट और एक साथ था पीटीआई को। फिर भी हम 5 सीटें कौमी असम्बली और 5 सूबाई में लेके बैठे हुए हैं, तो इतना पैड़ा भी रिजल्ट नहीं है। ओके फयाज साहब, जब आप ये बात कर रहे हैं तो फिर मैं पंजाब में पूछूं आपको कि इस वक्त तक जो कारकर्दगी है मौजूदा हुकूमत की, इसका मकसद है कि बहसीत इस्तेहकाम पार्टी आप के जो कोलिशन पार्टनर हैं ज़ाहिर मुस्लिम लीग नवाज, उनकी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं? मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस चारों सूबों में सबसे बेहतरीन वजीर आला के हवाले से सबको नजर आ रही है। मैं अभी लाहौर आया हुआ था, मैंने कुछ ताजरों से मुलाकात की, मैंने पूछा क्या हालात, उन्होंने कहा कि आटा सस्ता, अशिया खुर्दो नोश सस्ती, रोटी सस्ती, नान सस्ता,
ठीक है, और आप बाकी टीवी चैनल्स के अंदर, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे हर रोज उनकी एक्टिविटीज देखती हैं जी। वो अपने तई जो है ना भरपूर तरीके से चीजों को जनाब एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल कर रही हैं। बाकियों के कम से कम मीन गंडापुर और केपीके से तो बेहतर है ना, जिनका 11वां साल जा रहा है, 11वां साल है उनकी इक़्तिदार का। वहां तो जनाब नक दे कोके के ऊपर जनाब लुंगी डांस ही जरा इस वक्त तक जारी है, या बड़के हैं या फोके फायर है, कभी इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई। फयाजुल हसन चौहान साहब, आप अभी अली अमीन गंडापुर की तरफ चले गए। मैं आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के हैसियत से मरियम बीबी का मुवाजना बाकियों से करें तो वहां पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, विच इज वेरी मच फेयर एज वेल। जो आप बात कह रहे हैं वो फेयर भी है। लेकिन जरा मुझे ये बताएं, आपका ज़रा एक्सपीरियंस है सियासी जमात का साबका, इस वक्त तक हम देख रहे हैं, चाहे आप, मैं असद उमर का नाम नहीं लेती, लेकिन अली जैदी है, इमरान इस्माइल साहब भी किसी हद तक, फिर मुझे कुछ और लोगों के नाम भी अभी मैं ले लेती हूँ, वो सब भी अब पार्टी में वापसी के लिए पर तोले बैठे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि बस अभी आवाज या ये बानी निकलेंगे और ये हम अंदर जाएंगे, आई मीन अंदर से मुराद पार्टी के अंदर जाएंगे। सो मुझे ये बताएं कि कितने चांसेस हैं, आपको लगता है कि ये सारे वापस एक ही छतरी के नीचे जमा होने लगे? देखिए, इन सारों को थूका चाटने की आदत है और इनके इस रवैये और इनकी इस ख्वाहिश से ये साबित होता है कि 9 मई के बाद इन्होंने डर के, खौफ से और अपने मुआशी और इखलाकी स्कैंडल्स से मजबूर होकर पार्टी छोड़ी थी। ये साबित होता है ना। फयाजुल हसन चौहान डंके की चोट पे ये कहता है कि 9 मई के बाद जो 9 मई की ठोकर लगी, मुझे ना किसी फौज ना किसी ISI किसी ने मेरी मुआशी और मेरी इखलाकी फाइल दिखा के जो है वो मुझसे मेरी हमदर्दियां तब्दील नहीं करवाई। मैंने अपनी विश और जो हालात और वाकयात 13 महीनों से देख रहा था, नजरियाती बुनियादों पे पार्टी छोड़ी और आज कायम हूं और थूका चाटने का आदी नहीं। लेकिन अगर फवाद चौधरी साहब को थूका चाटने की आदत है तो वो जाए, शौक से जाए। मुझे, मैं सेगमेंट क्लोज करने लगी हूं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देते जाए ना कि देखिए, इस वक्त पॉपुलैरिटी की जब आप बात करते हैं ना तो लोग ये कहते हैं कि जरा निकलने तो दें बानी PTI को, फिर देखते हैं कि किन तिलों में तेल है। आपको लगता नहीं कि वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट हो सकता है? और एन मुमकिन है आज आप इस हालात में ये जवाब दे रहे हो, लेकिन कल हालात बदलें और आपका भी रुख बदल जाए उसी तरफ। सुन ले सना साहिबा, सुन ले, फयाजुल हसन चौहान की बला से 2/3 मेजॉरिटी नहीं, 3/3 मेजॉरिटी, इसको 99% कहते हैं। जी सर, ये बानी तहरीक इंसाफ लेके आ जाए। फयाजुल हसन चौहान ना थूका चाटता है ना पीछे मुड़ के देखता है। और फिर जब मुझे एक चीज मेरे ईमान और मेरे ईकान के अंदर क्लियर हो कि जो आलमी सहूनी ताकतों की शह पे चलने वाली तहरीक फसाद फिल अर्ज है, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह पाक ने 9 मई की ठोकर लगा के मुझे उससे अलहदा कर दिया। मुझे रियासत और अपना ईमान मेरा सबसे मुकद्दम है और मेरा ईमान नबूस रसालत से शुरू होता है और खत्म नबूवत पे खत्म होता है। तो मैंने अपने ईमान बचाया है, ये भी सुन ले। मैं खुल के अभी कुछ बातें नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इस तहरीक फसाद फिल अर्ज से छुटकारा दिलाकर मैंने अपने आप को, अपने ईमान को बचाया है। तो मुझे अपना ईमान प्यारा है, सियासत प्यारी नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि मैं वापसी का सफर ये नहीं है और मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। सवाल है जाहिर है लोगों के जहनों में कि जो लोग कल छोड़ के आ गए, अगर वो आज जाने की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है, इसलिए मैंने भी इस सवाल की एक ब्रेक शामिल करते हैं। फिर जरा ये पता कर लेते हैं अगले मेहमान मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा से कि क्या रोशन इम्कानात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत में। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे फयाजुल हसन चौहान साहब की, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा PTI मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहबा, लॉन्ग टाइम के बाद जो है हमारा एक कॉन्वर्सेशन ऑन स्क्रीन होने जा रहा है। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच सना फॉर हैविंग। थैंक यू। और मैंने अभी ऑफ कैमरा जो है इनसे पूछा ऑन एयर आने से पहले कि PTI है ना या चेंज है, तो क्या जवाब दिया था आपने मुसर्रत साहबा? जी ऑफ कोर्स PTI, ऑफ कोर्स PTI। लेकिन वो जो एक पूरा मैं वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, तो वो वाली बात तो नहीं है। लेकिन वो भी आपने कहा था कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं, छोड़ दी बस, खत्म कहानी, आगे चलेंगे बस जिंदगी में, है ना? वो भी एक मसला था, है मुसर्रत? सना वो तो आपको पता ही है कि वो जो
कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बशमूल मेरे और भी बहुत सारे हाँ, लोग सही बात है। पूरी करना पड़ी। और वो एक उस वक्त की हमारी एक जान छुड़ाओ पॉलिसी थी। अच्छा, और सही। राइट आफ्टर माय प्रेस कॉन्फ्रेंस आई वाज इन कांटेक्ट विद माय पीटीआई लीडरशिप, माय I know. चेयरमैन। ठीक है। उसके बाद शायद ये चीजें हम फौरन पब्लिक ना करते कि मेरी वाबस्तगी पीटीआई से भी वैसे ही है। जी, जी। जब मुझे और मेरे मियाँ को दोबारा बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अप्रूवर बनने का, वादा माफ गवाह बनने का, तो सना ये बात फिर तभी पब्लिक हो गई थी। हमें बताना पड़ा कि हम ये कभी नहीं कर सकते। फिर आईपीपी ज्वाइन करने का एक प्रेशर था, बल्कि हमारी 4-5 साल पुरानी फीस लगा के हमें ब्रेकिंग न्यूज करके ज्वाइन करा दी गई थी, जिसको मैंने तरदीद किया। एंड देन फिर हमने अपनी एक स्टांस पॉलिसी पब्लिक कर दी कि हमारी वाबस्तगी पीटीआई के साथ है ठीक और बात हम है। कभी भी खान साहब अप्रूवर नहीं बन सकते। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये बात तो हो गई है मुसर्रत, जरा अब आगे चलते हैं ना। देखें, इस वक्त जिस पोजीशन में है खुद तहरीक इंसाफ है, खुद बानी जिस पोजीशन में है, अब भी यहाँ पर इफ, बट्स, व्हाई, व्हेन, वेयर वाली जो कंडीशंस हैं उस पर बात हो रही है। यानी जब मैं बात करती हूँ डायलॉग्स की, तो एक क्वार्टर पीटीआई का कहता है कि जी बात होगी, वो बांगे दोहल टेलीविजन पर बैठकर कहा जाता है कि बात होगी तो इंटेलिजेंस इदारों से होगी, बात होगी तो पाक फौज के सरबराह से होगी। दूसरा कैंप कहता है नहीं जी हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम तो बात करना चाहते हैं सियासी जमातों से। जब तीसरे कैंप की बारी आती है तो वो कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी से डायलॉग नहीं होने। तो आप लोगों की कंफ्यूजन की पॉलिसी ने पहले पाकिस्तान की सियासी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, और आज जबकि आप ऑपोजिशन में है तो अभी भी आप लोग कंफ्यूज हैं और मजीद कंफ्यूजन क्रिएट करते जा रहे हैं। व्हाई? सना नहीं, ये जानबूझ के कंफ्यूजन पब्लिक में या वर्कर्स में क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ लोगों से उनकी ओपिनियन ली जाती है। हालांकि स्टांस सबका एक होता है, फिक्रों का, अल्फाज का चुनाव डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट किस्म के एंगल दे के चीजें पब्लिक कर दी जाती हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर किसी को लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, द वन मैन हु इज हेडिंग दिस पार्टी वो आज भी इमरान खान साहब हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी को, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं सना। जी जी प्लीज कंटिन्यू। किसी को कंफ्यूजन है, कोई भ्रम है, तो खान साहब की एक इंटरैक्टिव सेशन करना कोई गुनाह तो नहीं है। मीडिया के लोगों के साथ आप सबको इसमें मदऊ किया जाए, जितने भी हमारे लीडिंग और हमारे इवन जो यंगस्टर, जो मीडिया के जितने भी नुमाइंदगान हैं वो जाएं, तो खान साहब की पॉलिसी है वही सबकी पॉलिसी है। लेट मी टेल यू वन थिंग सना, जब ये सारा कुछ हुआ रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, खान साहब की अरेस्ट से पहले तक, आपको पता है कि सारी मीटिंग्स का मैं हिस्सा थी। किसी चीज में, किसी स्टांस में आज के दिन तक कोई चेंज नहीं है। मसलन हम कभी भी ये नहीं कहते कि सबको, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत नहीं करनी चाहिए। खान साहब पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं, जितने भी मीडिया के नुमाइंदे मिलते थे। बट देखो, बात ये है कि बात पाकिस्तान के इश्यूज पे होनी चाहिए, अवाम के इश्यूज पे होनी चाहिए, ना कि वो क्या माफी मिलेगी, मैं आपको क्या दूंगा। खान साहब इन चीजों के खिलाफ है कि जाती बेनिफिट्स, केसेस माफ कराना, जो पुराने जमाने में जिसको एनआरओ कहा जाता था, और उसको फिर डेफिनेटली दैट इज अ डील। तो खान साहब ये कहते हैं कि मुल्की मसाइल के लिए, मुल्क इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो कि लिंक करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या है कि जिस जमात को अवाम ने मैंडेट दिया उसको दे दो। तो बात कर लेते हैं। और बात एक सना, पाकिस्तान के जो सारे स्टेक होल्डर, उसमें इस वक्त नंबर 1 स्टेक होल्डर आपकी अवाम है, जिनका मैंडेट चोरी हुआ और विक्टिम भी वो हैं। इन महंगाई कह लो, जो लॉलेसनेस है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो उसकी विक्टिम तो अवाम है ना। अच्छा मुसर्रत, जब आप ये बात कह रही है ना, मैंने आपकी बात सुनी, बिल्कुल दुरुस्त बात है और ये ज़ाहिर इस पर बात होनी चाहिए, दो राय इसमें नहीं है। लेकिन आज जिस कंडीशन पे आप बात करेंगे ना, कल कंडीशन कुछ और थी। यानी आप जब हमें कहते थे ना कि ये जब आते हैं ना मुस्लिम लीग नवाज वाले, ये हमसे कहते हैं एनआरओ दो। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं ना, इनको आदत पड़ गई है एनआरओ ले लेकर अपने केसेस मुआफ कराने की। तो हमें समझ आती थी कि भाई ये हालात है। अब मामला हो गया उल्टा, यानी टेबल टर्न हो गया है ना। अब आप उस तरफ हैं और ये इस तरफ हैं। अब आपको बात करनी नहीं है, इन्होंने आपको बात करने के लिए दरवाजा, अगर आप नॉक कर रहे हैं तो उन्होंने दरवाजा खोल के आपको अंदर बुलाना है। अब मामला ये है कि आप एनआरओ नहीं लेंगे। जाहिर है, अगर हम आपकी वैसे बात करें, मैं सारे केसेस को साइड पर करके ये कह देती हूं कि बानी
चेयरमैन जो हैं आपके तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हाइपोथेटिकल कंडीशन पे बात कर लेते हैं, इवेंचुअली मुस्लिम लीग नवाज सामने बैठी है, इवेंचुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी है, विच इज जरदारी पार्टी, विच इज बिलावल पार्टी, जिसको आप लोग कहते हैं कि हमने इनसे बात ही नहीं करनी, हमने एमक्यूएम से बात नहीं करनी, तो फिर आप पॉलिटिकल फोर्सेस से जब आप बात नहीं करेंगे, उन पर एतमाद का इजहार नहीं करेंगे, फिर आपको रूम नहीं मिल सकता। दैट्स अ क्लियर पिक्चर। आई मीन ये सबको दिखाई दे रहा है। सो व्हाई यू पीपल आर नॉट रीडिंग दीज थिंग्स? लुक सना, बात ये है कि इस तरह कभी किसी ने नहीं कहा। ये अच्छा हुआ कि हमारे तक नौबत ही नहीं आई। हम ये कहते थे कि हम एनआरओ नहीं देंगे, ना हमने दिया। ठीक हो गया, राइट। ठीक हो अब गया। जिन्होंने जिनसे एनआरओ लेना था ले लिया, हमारे बगैर ले लिया। ओके, अब इशू ये है कि लेट्स टॉक अबाउट द करंट सिनेरियो एंड सिचुएशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी भी जो ये कहना कि जी रिजिड है, ये है, वो है, ये सब मैं कहती हूँ एलिगेशन है। अच्छा। क्योंकि जहां भी इलेक्शन कराने की बात आई, उस वक्त चेयरमैन साहब की 1000 स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी सना, अगर आपकी रिसर्च टीम आप रिसर्च करेगी। और आप माशाल्लाह खुद बड़ी आप पूरी रिसर्च करके बात करती हैं, प्रोग्राम करती हैं। देखो खान साहब ने हमेशा जब कहा, हमारे जो मुखालिफ थे उन्होंने कहा वो जी देखो अब ये तो एनआरओ मांग रहे हैं, ये तो ये मांग रहे हैं। हमें कोई किसी किस्म की अभाम नहीं है दो बातों में। नंबर 1, इस मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स, उसमें नंबर 1 स्टेक होल्डर इस वक्त की सिचुएशन में अवाम है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके इस मुल्क का पार्लियामान है। ठीक है। फिर आपके मुल्क की जुडिशरी है। जुडिशरी इसलिए इस वक्त एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स, बिकॉज जुडिशरी भी समहाउ इस सारे जो कियोस है उसकी विक्टिम बनी पड़ी है। एंड देन फिर आपके इदारे भी कैसे बाहर रह सकते हैं, बिकॉज ये तो ढकी छुपी बात नहीं है भाई, उनका इन्फ्लुएंस है, हाँ, इस मुल्क के पूरे निजाम के ऊपर है, तो वो भी एक स्टेक होल्डर हैं। हाँ। अब सब जब देखिए कलेक्टिव इंक्लूसिव की बात होनी चाहिए, ये कि जी ये एक है तो वो दो है, तो उससे बात कर ले, उससे ना करें, इस तरह की ना कभी पार्टी। हाँ। मैंने बात की, उसकी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन आज साबित हो गया कि बाजवा साहब की वजह से हुआ था, राइट। अब वो कसमें कुरान उठाते फिर रहे, वो एक अलग बहस है, हम उसमें नहीं पढ़ते, बट कहीं ना कहीं जो पीडीएम को लीड कर रहे थे उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड ये बात कर दी कि ये किन किन का आइडिया था और किन्होंने एग्जीक्यूट किया। उसके बावजूद खान साहब इलेक्शन कराने के लिए उनसे मिले। अब तो ये चीजें पब्लिक हो चुकी हुई हैं। हम किसी के साथ भी हमें बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अगर पाकिस्तान के इश्यूज एड्रेस होने हैं, वो इंक्लूसिव बात होनी चाहिए। और एक बात और, ये ना ये जो जिनकी ख्वाहिश है ना कि कभी खान साहब एनआरओ मांगेंगे या डील मांगेंगे, वो ख्वाहिश को आप प्लीज समझ जाए, बच्चे ना बने, बड़े हो जाए। क्यों सना, एक मिनट। हाँ। क्योंकि अब उन्होंने 1 साल की जेल भी काट ली। इस पार्टी के ऊपर जो कुछ हुआ वो हमने जिस तरह से भी सहा, भले हमें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा ली, जो कुछ हुआ, जो हमारे पर्चर हुआ नहीं हुआ, उसके बाद इन अदर वर्ड्स कहना कि अच्छा खासा ग्रिल कर दिया गया और फिर भी वो कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मामला वैसे ही का है। ये कहते हैं नहीं, ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि नजरिया कभी भी नहीं मार सकता, दफन नहीं हो सकता। लीडिंग सुन लो ना सना, कोई लीडिंग रोल, हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, जो खंबे थे वो भी जीते, क्योंकि खान इस वक्त जो है वो अवाम की। आई एग्री विद योर पॉइंट मजरत। मैं इस पॉइंट को डिसएग्री कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमने खुद जाकर फील्ड रिपोर्टिंग की ड्यूरिंग द पूरा जो इलेक्शन है, उसको हमने कवर किया, तो वी कैन सी टू ऑल ऑफ थिंग्स। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे रैपिडली कहा जा रहा है क्लोज करना है सेगमेंट को। आप लोगों के ऊपर इल्जामात भी हैं लोगों की तरफ से जो आपके ही वोट सपोर्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं, अभी फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ है ना, तो मैंने कहा कि देखें जी, लोग तौबा ताइब करके वापस भी जा रहे हैं कि यार गलती हो गई थी, हालात उस वक्त ऐसे थे, तो कल आप भी चले जाओगे। तो उन्होंने कहा मुझसे तो ये आप उम्मीद ना रखें। आपको लगता है, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आई एम सॉरी मैं टेलीविजन पर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं थूक के नहीं चाटता। तो जो लोग वापस जा रहे हैं मैडम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि वो रुजू कर रहे हैं या थूक के चाट रहे हैं, या हालात के जबर ने उनको इन सारी चीजों पर मजबूर कर दिया था? देखें, मैं अल्लाह ना करे कि मैं वो जुबान इस्तेमाल करूं जो फयाज भाई इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने अपने रास्ते पार्टी पे खुद बंद किए। मैं कोई तकब्बुर वाले अल्फाज नहीं कहना चाहती कि हम नहीं उन्हें लेंगे तो ये नहीं होगा, आई डोंट, तो उन्होंने कहा है, मैं उस तरह की बात नहीं करूंगी। बट पॉइंट इज, देखो देयर आर 2 कैटेगरीज सना, जिनको बिल जबर
जबरदस्ती ठीक हो और किसी भी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएगी, और वो उनके चेहरा आईना होता है, सबको पता है किसने खुशी खुशी की, और कईयों ने तो हदें ये पार की कि उन्होंने उस पार्टी जिसकी टिकट के लिए गेटों के बाहर खड़े रहते थे और गिला भी ये करते कि हमें कोई एंटर नहीं होने देता था, तो उन्होंने फिर जिस तरह से इतनी घटिया किस्म की एलिगेशंस लगाई, हाँ। अगर वो ये ना भी करते तो दूसरी पार्टी में जाने का तो सना हर एक को इख्तियार होता है ना। बिल्कुल ठीक तो बात है। आप जिस पार्टी सारी उम्र रहे हो, आप इतना कीचड़ उछालें, हम ये नहीं कर सकते। वो हमारे कोलीग रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन थूक के चाटना नहीं होता। जो लोग जबरदस्ती, एक दिन वो खान साहब के साथ जिस वक्त गोली चली है कंटेनर पे खड़े हैं, जिस वक्त खान साहब अरेस्ट हुए मैं साथ खड़ी हूँ, मैंने 17 दिन जेल भी काटी, मैं तरदीद भी कर रही हूँ कि मैंने नहीं पार्टी छोड़नी, और फिर इवेंचुअली मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और मेरा हुलिया हालत बता रही थी कि मैं कितना खुश थी। इसी तरह सदाकत अब्बासी का हुलिया बता रहा था, इवन फवाद ठीक है मुसर्रत, बिल्कुल ठीक है। लेटर ऑन इंशाल्लाह ये डिबेट कैरी ऑन रहेगी। मुझे नहीं पता कि बानी तहरीक की रिहाई कब तक होती है, लेकिन जो सारे रहनुमा हैं सियासी आप समेत बाकी और लोग ये कह रहे हैं कि बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और बानी तहरीक जो है तहरीक के PTI वो बाहर आने वाले हैं। ये होने भी वाला है या नहीं, इस ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। वक्त कम रह गया है, कुछ मजीद चीज़ों पर मुझे बात करनी थी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज उज़्मा कारदार साहिबा। उज़्मा साहिबा, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। मैडम, सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो इस वक्त पंजाब में, और अभी मुझे मेरी इत्तलात के मुताबिक मीटिंग भी आप लोगों की चल रही है, जिसमें बड़े मियाँ साहब भी मौजूद हैं, मरियम बीबी भी मौजूद हैं, और गंदम का जो ये सारा मामला है किसानों को रिलीफ देने का, उस पर बात हो रही है। कोई आपको लगता है कोई प्लान है जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया हो, हाउ यू पीपल गिव दैट रिलीफ फॉर दोस्त फार्मर जो कि बस वो कह रहे हैं कि बस 4 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद हम सड़कों पर होंगे, फिर देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है। उज़्मा साहिबा, थैंक यू सो मच सना, आपने मुझे इनवाइट किया। आप यकीन करें, हमारा अभी परसों पंजाब असेंबली का इजलास खत्म हुआ है, और 2 हफ्ते स्पीकर साहब ने चीफ मिनिस्टर साहिबा के इंस्ट्रक्शंस पे तमाम एजेंडा जो है उसको बाईपास करके, तो हमने टोटल जो टाइम सबसे ज्यादा हमने वो वीट प्रोक्योरमेंट और गंदम का जो इशू और जो किसानों का जो इशू है उसके ऊपर हमने सारा तवज्जो मरकूज रखी। अच्छा। और ट्रेजरी बेंचेस जो हैं और अपोजिशन दोनों ने अपने अपने प्रपोजल्स दिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम देखें, सर जोड़ के बैठे हैं, मैं अपने छोटे किसानों को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं उनके पीछे खड़ी हूँ। ये जो मम्बा हमारे ऊपर आके गिरा है, ये वो उसकी वजह है कि टेकर गवर्नमेंट ने जो एक गलत एडवाइस फॉलो करके 275 अरब की इंपोर्ट की गंदम अब गोदाम भरे में, और हालांकि उनको पता था कि भी गवर्नमेंट ने इतने इंसेंटिव्स दिए हैं और बम्पर क्रॉप होगा, तो अब सबसे पहला जो इकदाम जो उठाया है पंजाब गवर्नमेंट ने, वो 6 एकड़ से 12.5 एकड़ तक बारदारा जो है उसको बढ़ा दिया है। अब दूसरी ये है कि कुछ क्रेडिट पे किसानों से गंदम लेने का भी एक प्रपोजल है, उसको भी देखा जा रहा है। अच्छा है, हाँ। हमने देखें जो पॉलिसी बनाई है उसमें 500 अरब मुख्तस किया है एग्रीकल्चर के लिए मरियम नवाज साहिबा ने, और जो किसान पैकेज है वो इतना अच्छा है, इतना जबरदस्त है कि अगर आप देखेंगी तो 70% तो किसानों के सारे मसाइल उससे खत्म हो जाएंगे। उनको एक किसान कार्ड पे फर्टिलाइजर्स, उज़्मा साहिबा, आई एम सॉरी मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, लेकिन वो मेरे इल्म में है, मैं उस पर ज़ाहिर बात किसी और रोज प्रोग्राम में करूंगी। इस वक्त मेरा सवाल ये था कि चलें ठीक है, एक गलत डिसीजन, उसके लिए ज़ाहिर जो प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे लोगों का जो भी उनकी कमेटी जो फॉर्म उन्होंने की है उसमें जो सिफारिशात आएंगे उसके मुताबिक वो जो पिछली निगरान हुकूमत गई है उससे बास्पोर्ट्स हो सकती है, नहीं हो सकती, किस लेवल पर जो कहा जा रहा है करप्शन है उसके ऊपर उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन व्हाट आई एम आस्किंग दैट कि क्या इज इट पॉसिबल कि ठीक है एक बैड डिसीजन हुआ, बम्पर क्रॉप भी हो गई है, गंदम आपने मंगवा भी ली टनो मनो, अब ये हो सकता है कि आप आटा सस्ता कर दें, रोटी सस्ती कर दें, कम से कम लोगों को ये फायदा हो कि चलें कुछ ना सही तो आम आदमी को तो फायदा हो गया ना भाई। सना, आपको नहीं पता, रोटी तो ऑलरेडी सस्ती कर दी गई है, 20 से 16 रुपए पे आ गई है, और एक 20 किलो के थैले पे उज़्मा साहिबा, अब आपने इस तरह बोला ना तो फिर मुझे आपको कहना पड़ेगा कि जिस तंदूर पे मरियम बीबी विजिट करती है ना
उसके बराबर वाले तंदूर पे 25 रुपए और 20 रुपए की बिक्री होती है, जहां वो खड़ी होती है वहां सिर्फ 16 रुपए की बिकती है। और सिंध में तो कोई हाल ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये ऐसा ना, ये थोड़ी सी ज्यादती है। चले। आपको पता है जितने ACDCs हैं, हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, मैजिस्ट्रेट्स के अंदर जो काम कर रही हैं, वो स्पॉट चेकिंग कर रही हैं। मरियम साहिबा खुद भी निकली हुई हैं और उनके पास कई जराए हैं जिनसे हमें भी उन्होंने ये टास्क दिया है कि MNAs MPs सारे जाएं और मेक श्योर करें कि रोटी जो है वो 16 रुपए की मिल रही है। और हम भी जा रहे हैं सारे। ऐसे ना आप कहें कम से कम 70 से 80% जो तंदूर हैं वहां पे रोटी की कीमत कम हो गई है। और हमें देखिए आपको पता है KP ने भी कम किया है। ठीक हो गया। उसमें साहब क्योंकि बड़ी रैपिडली मुझे जाना है, मुझे क्लोज करने का भी कह रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो मुज़ाकरात की टिकटॉक चल रही है, कोई कह रहा है हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं हो रहा, यू पीपल एज अ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आर विलिंग टू मेक द डायलॉग विद द PTI के आप समझ रहे हैं कि। और दूसरी बात मुझे बताएं, आपके पास कोई रिपोर्ट है ये बानी तहरीक कब तक निकल रहे हैं जेल से? लोग कह रहे हैं बस कल परसों तरसों इसी महीने। देखिए उनका जेल से निकलना उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उनके केसेस हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं, कुछ में उनके फर्द जुर्म भी आयद हुई है। ये उनका और उनके अदालत का मामला है, इसमें हमारा बात खत्म हो गई। अब अगली बात हो गई डायलॉग की। आप चाहते हैं कि ये PTI लोगों से आप लोगों का डायलॉग हो? डायलॉग की बात, अब डायलॉग की बात करें तो आपको पता है शहबाज शरीफ शुरू से कहते हैं कि मिसाके मईशत और मिसाके जमहूरियत, तो पिछले टेन्योर में भी यही कहते थे। मरियम साहिबा ने जो खुद उठ के जब CM बनी तो गई ऑपोजिशन लीडर के पास और कहा कि मेरा दफ्तर आपके लिए 24 घंटे खुला है, जितनी मैं इनकी CM है उतनी आपकी हूं। तो हम लोगों ने तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हुए, लेकिन बानी साहब क्या फरमाते हैं और उनकी जमात क्या फरमाती है? सुबह कोई और बयानिया होता है, दोपहर को कुछ और होता है, रात को कुछ और होता है। कहते हैं जी इनसे हम क्या बात करें, इनके तो हाथ में कुछ है ही नहीं, हम तो इस बात। अच्छा ये आपस की बात है ना उस्मा रुकिएगा ना, ये आपस की बात है। आपके हाथ में वाकईतन कुछ है भी कि नहीं? मतलब वो भी ठीक ही कह रहे हैं किसी हद तक, आपको लगता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनसे पूछे ना, जब इनकी हुकूमत थी तो हफीज शेख कौन थे, शौकत तरीन कौन थे? ये इनकी जो अपनी होम ग्रोन फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको तो उठा के इन्होंने बाहर फेंक दिया था। हम पे ये बातें बनाते हैं। बिल्कुल किसी और रोज के लिए ये सारी बातें रख देते हैं और फिर किसी और रोज मैं आपको ज़हमत देती हूँ और फिर इस पर बात करेंगे कि किसके इख्तियार पर क्या नहीं है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।